लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी आंखें झुकाए पूरी तन्मयता से औषधीय जड़ी बूटियां चुन रही थी। उसके लंबे मुलायम बाल धीरे से उसके चेहरे के पास लटक रहे थे और उसके गंभीर भाव उसे असाधारण रूप से सुंदर बना रहे थे। लेकिन ऐसी पवित्र हृदय वाली लड़की। गु फेई ने आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वो फुल पॉइजन बॉडी थी। फिलहाल वह स्वयं इस तथ्य से अनजान थी। हाल ही में प्राप्त रेनबो पॉइजन बुक में इस विशेष शरीर प्रकृति के बारे में कुछ विवरण थे। जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपना काम पूरा कर उस ग्रंथ को पढ़ेगी तब उसे इसके बारे में पता चलेगा। वो फुल पॉइजन बॉडी इतिहास भर में अनेक लोगों द्वारा भयभीत की गई थी, लेकिन साथ ही उन लोगों द्वारा चाही भी गई थी जो अंधकारमय मार्ग पर चलना चाहते थे। इस शरीर के साथ कोई लगभग साधना किए बिना ही केवल विषों का सेवन करके अपनी शक्ति को तीव्र गति से बढ़ा सकता था। हालांकि विष तो विष ही होता है। भले ही किसी की शक्ति तेजी से बढ़ सकती थी, लेकिन यह शरीर को भारी नुकसान भी पहुंचाता था। इसके अलावा यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती थी। वो फुल पॉइजन बॉडी में अनिश्चित विस्फोट भी होते थे। इन घटनाओं के दौरान यदि व्यक्ति उन्हें सहन न कर पाए तो वह अपनी मानसिक स्थिरता खो देता, नरसंहार पर उतर आता और अंततः मर जाता। परिणामस्वरूप इस शरीर वाले अनेक लोग पागलपन की अवस्था में अपने प्रियजनों को मार बैठते थे और फिर निराशा में स्वयं अपना जीवन समाप्त कर लेते थे। वो फुल पॉइजन बॉडी ने लिटिल फेरी डॉक्टर को चुना था, यह उसका भाग्य था। जब तक उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी की मुहर बनी रहती, वह किंगशान टाउन में शांतिपूर्ण जीवन जी सकती थी, मानो कुछ हुआ ही न हो, और अपने शेष दिन शांति से बिता सकती थी। बेशक वह शक्ति की तलाश में इसे अनसील करने और उसके साथ आने वाले अज्ञात भविष्य का सामना करने का विकल्प भी चुन सकती थी। गु फेई उसके निर्णय में अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह इस शरीर को सक्रिय करने का निर्णय ले या नहीं, यह पूरी तरह उसी पर निर्भर था। इसके अलावा यद्यपि वो फुल पॉइजन बॉडी भयावह थी, परंतु इसका कोई उपचार नहीं है, ऐसा भी नहीं था। कम से कम गु फेई को याद था कि मूल कहानी में याओ लाओ के पास उसे बचाने का एक तरीका था। उन्होंने पॉइजन पिल तकनीक का उपयोग करके वो फुल पॉइजन बॉडी के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर दिया था, जिससे केवल उसकी प्रचंड शक्ति ही शेष रह गई थी। गु फेई गुफा की दीवार से टिककर शून्य भाव से गहरे विचारों में डूबा हुआ था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की प्रसन्न आवाज ने उसे वास्तविकता में लौटा दिया। यंग मास्टर, मैंने आपके लिए सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली हैं। जब गु फेई विचारों में खोया हुआ था, तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर पहले ही जड़ी बूटियों का एक गुच्छा इकट्ठा कर चुकी थी और खुशी से उसे दिखा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और परिश्रम के कारण उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें झिलमिला रही थीं। उसके बैंगनी बाल पसीने से नम होकर उसकी गर्दन और गालों से चिपके हुए थे, जो उसके सौम्य रूप में एक अलग आकर्षण जोड़ रहे थे। गु फेई के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जड़ी बूटियां लेकर उन्हें अपनी स्पेशियल रिंग में रख लिया और इस बार उन्हें ठुकराया नहीं। ठीक है, चलो जड़ी बूटी एकत्र करने वाली टोली के पास लौट चलते हैं। हम काफी देर से गायब हैं, लोगों को शक हो सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह और गु फेई काफी समय से दूर थे और मुली के नेतृत्व वाले वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप के सदस्य भी काफी देर से दिखाई नहीं दिए थे। यह सोचकर कि कहीं लोगों को संदेह न हो जाए, उसने जल्दी से लौटने का सुझाव दिया। गु फेई ने सिर हिलाया और उसे आगे चलने दिया। दोनों गुफा से बाहर निकले, लिटिल फेरी डॉक्टर आगे और गु फेई पीछे। जब वे चट्टान के आधार पर बने मंच तक पहुंचे तो गु फेई ने फिर से अपनी बाह लिटिल फेरी डॉक्टर की पतली कमर के चारों ओर रखी और उड़कर ऊपर चला गया। वह एक सज्जन व्यक्ति था,
उसने उसे ढीले से पकड़ा, लेकिन इतना अवश्य कि वह गिर न जाए। लिटिल फेरी डॉक्टर आनंद महसूस करती है। इमोशन वैल्यू प्लस 100। उड़ान का समय बहुत कम था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर के मन में आनंद की भावना उत्पन्न हुई। गुफेई उसकी ओर चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके गाल लाल थे और उसके होठों पर एक सहज मुस्कान थी। जब गुफेई ने उसे फिर से जमीन पर उतारा तो उसने कुछ अनिच्छा से उसकी हथेली की ओर देखा, फिर अपनी दृष्टि हटा ली। इस अनुभव के बाद गुफेई के प्रति उसका स्नेह काफी बढ़ गया था। यद्यपि वह स्वयं इसे पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी भावनाएं साधारण मित्रता से आगे बढ़ने लगी थीं और उसके हृदय में प्रेम की एक कोमल कली अंकुरित हो रही थी। जब वे चट्टान के शीर्ष पर पहुंचे तो वहां केवल मूली की ठंडी लाश बची हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह गहरी नाराजगी के साथ मरा था, लेकिन जल्द ही वह इस घने जंगल में पड़ा रह जाएगा और फिर कभी सांस नहीं ले पाएगा। अधिक समय नहीं बीतेगा कि जंगली जानवर उसके अवशेषों को खा जाएंगे। वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप के वे सदस्य, जिनकी साधना गुफेई ने पहले नष्ट कर दी थी, गुफेई और लिटिल फेरी डॉक्टर के नीचे रहने के दौरान ही भाग चुके थे। वे न तो और अधिक रुकने का साहस रखते थे और न ही समूह में लौटने का। मूली की मृत्यु के बाद वे उसकी लाश तक लेने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें अपने नेता के प्रतिशोध का भय था। यदि वे लौटते तो मूली की रक्षा करने में विफल रहने के कारण उनकी निश्चित मृत्यु होती। उनके पास केवल एक ही विकल्प था, मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से भाग जाना और साधारण लोगों की तरह जीवन बिताना। गुफेई ने उनके बारे में कोई चिंता नहीं की, न ही उसे कोई परवाह थी। मानो कुछ हुआ ही न हो, वह और लिटिल फेरी डॉक्टर शांत और संयत भाव से जड़ी बूटी एकत्र करने वाली टोली में लौट आए। हालांकि यह लिटिल फेरी डॉक्टर का पहला ऐसा अनुभव था, फिर भी उसने केवल थोड़ी सी झिझक के साथ भाड़े के सैनिकों को सफलतापूर्वक धोखा दे दिया। यद्यपि कुछ लोगों ने वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप के कई सदस्यों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने इसे उससे और गुफेई से नहीं जोड़ा। किंगशान टाउन से 100 मील दूर एक धूल भरी सड़क पर काले वस्त्र पहने एक युवा कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी किशोरावस्था की कुछ झलक थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। यदि कोई ध्यान से देखता तो पाता कि उसकी पीठ पर एक विशाल काली तलवार बंधी हुई थी। हालांकि उसे तलवार कहना शायद सही नहीं होगा, वह अधिक एक मोटे विशाल लोहे के शासक जैसी थी, जिसके पास कोई धार नहीं थी। उस काली तलवार का नुकीला सिरा नहीं था, उसका अंत ऐसा लगता था मानो उसे बीच से साफ साफ काट दिया गया हो, जिससे एक चिकनी दर्पण जैसी सतह दिखाई देती थी। उस गहरे काले हथियार की सतह पर कुछ विचित्र और हल्के फीके पड़े पैटर्न बने हुए थे, जो मूठ तक फैले हुए थे और लगभग पूरे ब्लेड को ढकते थे। वे अनोखे पैटर्न और उसका प्राचीन काला रंग मिलकर उस तलवार को रहस्यमय आभा प्रदान कर रहे थे। तलवार इतनी बड़ी थी कि उसकी ऊंचाई लगभग उस युवक से भी अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी भी क्षण उसके ऊपर गिरकर उसे कुचल देगी। यह असामान्य संयोजन राह चलते लोगों की जिज्ञासु निगाहें आकर्षित कर रहा था। यह युवा कोई और नहीं बल्कि शियाओ यान था। गुरुजी, आपने पहले कहा था कि मुझे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पार करनी चाहिए। क्या यह इसलिए है कि मैं खतरे में पड़ूं और अपनी वास्तविक क्षमता को जागृत कर सकूं? शियाओ यान रुका। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वयं से बात कर रहा हो, लेकिन जिस उत्तर की उसे प्रतीक्षा थी वह नहीं आया। लगता है गुरुजी अभी तक जागे नहीं हैं। मुझे स्वयं पर ही निर्भर रहना होगा। काफी देर बाद शियाओ यान ने आह भरी और अपनी यात्रा जारी रखी।
टीएल नोट। मेरे एक पाठक ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि इस उपन्यास का अनुवाद मुझसे पहले भी कोई कर रहा था। मुझे ऐसे 2 अनुवाद मिले, उनमें से एक लगता है कि एमटीएल से अध्याय 62 तक पोस्ट किया गया था और पिछले 1 महीने से अपडेट नहीं हुआ है। दूसरा, जिसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मुझसे 1 दिन पहले शुरू हुआ था। हालांकि उनके पास केवल लगभग 11 अध्याय हैं, लेकिन उनका अनुवाद वास्तव में अच्छा है। प्रतिक्रियाएं देखने के बाद मैंने जारी रखने का निर्णय लिया है। यह थोड़ा अनुचित लग सकता है, लेकिन चूंकि मैं पहले ही इसे शुरू कर चुका हूं, इसलिए मैं इसे अंत तक पूरा करना चाहता हूं। साथ ही, यदि आपने ध्यान दिया हो कि कुछ शब्दों का अनुवाद पूरी तरह सटीक नहीं है, तो उसका कारण यह है कि मैं उन्हें मूल कृति के अनुरूप बनाए रख रहा हूं। इसलिए यदि आप विकी पर खोजेंगे तो आपको वे मिल जाएंगे, जैसे 1000 मेडिसिन हाउस, रेनबो पॉइजन बुक आदि। वुटान सिटी शियाओ कबीला। इस समय तक शियाओ यान के प्रशिक्षण यात्रा पर जाने के बाद काफी समय बीत चुका था। जाने से पहले याओ लाओ की सहायता से उसने शियाओ कबीले के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियां छोड़ दी थीं, जिससे वे शहर के सबसे बड़े बाजार पर प्रभुत्व स्थापित कर सके। शियाओ कबीले के सदस्यों के लिए यह लंबे सूखे के बाद हुई वर्षा जैसा था। इतने लंबे समय तक दबे रहने के कारण वे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उत्सुक थे। शियाओ यान द्वारा प्रदान की गई बड़ी मात्रा में गोलियों की बदौलत शियाओ कबीला शीघ्र ही वुटान सिटी का सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया। आज एक समाचार तेजी से फैल गया कि 1 वर्ष पहले परिवार छोड़कर गई शुनर वापस लौट आई है। शुनर जल्दबाजी में शियाओ कबीले पहुंची। अंकल शियाओ। शियाओ झान को देखते ही उसने हमेशा की तरह सम्मानपूर्वक शियाओ यान के पिता का अभिवादन किया। शियाओ झान मुस्कुराए और संकेत दिया कि उसे इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। तब शुनर ने तुरंत सिर उठाया और उत्सुकता से पूछा, अंकल शियाओ, भाई शियाओ यान कहाँ हैं? शियाओ झान कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यानहर कुछ समय से प्रशिक्षण के लिए बाहर गया हुआ है। और अधिक बातचीत किए बिना शुनर ने जल्दी से शियाओ झान को धन्यवाद दिया और शियाओ यान की तलाश में निकलने को तैयार हो गई। इस बार शुनर गु कबीले से चुपके से निकल आई थी। उसके साथ केवल 8 सितारा डॉ सम्राट लिंग यिंग ही नहीं था, बल्कि गु कबीले का एक डॉ पूर्वज विशेषज्ञ भी गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। आखिरकार शुनर गु युआन की आंखों का तारा थी। कबीले के मुखिया होने के नाते गु क्षेत्र के भीतर होने वाली किसी भी हलचल से वह अनजान कैसे रह सकता था। जिस क्षण शुनर ने चुपके से निकलने की योजना बनाई, उसी क्षण उसे इसका पता चल गया था। उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और वह उसे हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकता था। जब पक्षी के पंख मजबूत हो जाते हैं तो उसे उड़ने के लिए आकाश चाहिए होता है। गु युआन ने मन ही मन आह भरी और उसे जाने देने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी को न भेजे। इस प्रकार लिंग यिंग और एक अन्य डॉ पूर्वज विशेषज्ञ को शुनर के साथ भेजा गया। इसके अलावा यदि शुनर कभी जीवन मरण के संकट में पड़ती तो उसे केवल अपने पास मौजूद स्थानिक जेड स्लिप को तोड़ने में 1 सेकंड लगता, जिससे गु युआन सीधे गु क्षेत्र से वहां पहुंच जाते। गु युआन ने अपनी बेटी के लिए बहुत प्रयास किए थे, आशा करते हुए कि वह सुरक्षित रूप से बड़ी हो। उसने शुनर की दूर जाती हुई आकृति को चुपचाप देखा और एक लंबी आह भरी। इस बीच कुछ जांच पड़ताल के बाद शुनर ने जल्दी ही शियाओ यान का ठिकाना जान लिया। कुछ सोचने के बाद उसने लिंग यिंग के साथ मैजिकल बीस्ट पर्वत श्रृंखला की ओर जाकर शियाओ यान को खोजने का निर्णय लिया। मैजिकल बीस्ट पर्वत श्रृंखला। इस समय गु फेई और लिटिल फेरी डॉक्टर ने काफी संख्या में औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र कर ली थीं।
हालांकि गू फेई की स्टोरेज रिंग में अभी भी बहुत जगह थी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बची थी जिसकी उसे आवश्यकता हो। भाई गू फेई, हम लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि गू फेई ने सिर हिला दिया। तब उसने भाड़े के सैनिकों को सूचित किया कि वे पर्वत से नीचे उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी सुंदर आंखें चिंता से भरी हुई थीं और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। लिटिल फेरी डॉक्टर को चिंता हुई। भावनात्मक मूल्य +100 प्रणाली की सहायता से गू फेई ने उसकी स्थिति देख ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। चिंताओं में डूबी लिटिल फेरी डॉक्टर ने यह भी नहीं देखा कि गू फेई उसके सामने रुक गया था। वह सीधे उसकी मजबूत पीठ से टकरा गई और तभी उसका ध्यान वापस लौटा। उसकी भौहें अब भी सिकुड़ी हुई थीं और उसका पूरा व्यवहार उदास दिखाई दे रहा था। गू फेई कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर सिर हिलाया। उसकी चिंता का कारण यह था कि जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के दौरान विश्राम के समय वह उस रेनबो पॉइजन बुक को पढ़ चुकी थी, जो उन्हें चट्टान के नीचे स्थित गुफा से मिली थी। जैसे ही उसने एक पृष्ठ की शुरुआत में वो फुल पॉइजन बॉडी शब्द देखे, उसका दिल बैठ गया। उसे एक अस्पष्ट आभास हुआ कि यदि वह आगे पढ़ती रही तो उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने होंठ काटे और पढ़ना जारी रखा। पूरी रेनबो पॉइजन बुक पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसके पास वास्तव में वो फुल पॉइजन बॉडी है। वह समझ सकती थी कि उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी अभी तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई थी, इसलिए उसने स्वयं को अधिक सोचने से रोकने की कोशिश की। फिलहाल उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप था। इस बार गू फेई ने उनके उपनेता मुली को मार डाला था। हालांकि उसने कोई गवाह नहीं छोड़ा था और जो भाड़े के सैनिक जीवित बचे थे वे रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करते, फिर भी वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप उस पर संदेह कर सकता था। आखिर गू फेई यहाँ नया था और तर्कसंगत रूप से उसका मुली से पहले कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। बचे हुए अधिकांश भाड़े के सैनिक मुली से कमजोर थे और उसे मार नहीं सकते थे, जबकि जो कुछ उससे अधिक शक्तिशाली थे वे वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को उकसाने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए यदि वे ध्यान से सोचते तो उनका संदेह लिटिल फेरी डॉक्टर पर ही जाता। यदि वह किंगशान टाउन लौटती तो संभव था कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप उसे न छोड़े। हालांकि गू फेई शक्तिशाली था, लेकिन वह शायद लंबे समय तक किंगशान टाउन जैसे छोटे स्थान में नहीं ठहरता। लिटिल फेरी डॉक्टर की साफ बैंगनी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। लिटिल फेरी डॉक्टर को चिंता हुई। भावनात्मक मूल्य +100 गू फेई ने आह भरी। वह उसकी आंखों में छिपी चिंता को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह चाहता था कि वह स्वयं इस स्थिति को स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा था क्योंकि वह बहुत अधिक सोचने की आदी थी। गू फेई आगे बढ़ा और धीरे से पूछा, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या तुम किंगशान टाउन लौटकर वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के प्रतिशोध का सामना करने को लेकर चिंतित हो? उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी और उसकी निगाहें लिटिल फेरी डॉक्टर पर टिकी थीं। वह एक क्षण झिझकी। हाँ सर, शायद आपको पता न हो, लेकिन वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप किंगशान टाउन का सबसे शक्तिशाली समूह है। अब जबकि उनका उपनेता मर चुका है, वे इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। और फिर मुली उनके नेता का बेटा भी था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सिर हिलाकर अपनी चिंता खुलकर स्वीकार की। वह सचमुच बहुत चिंतित थी। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप निर्दयी था और जो लोग उनसे टकराते थे उनका अंत शायद ही कभी अच्छा होता था। अब जबकि उनका उपनेता रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया था, उनका प्रतिशोध और भी भयावह हो सकता था। गू फेई हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहो, मैं सब संभाल लूंगा।
इसके बाद मैं दिखावे के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वास्तव में कुछ दिनों तक किंगशान टाउन में ही रहूंगा। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो मैं उससे निपट लूंगा। गु फेई थोड़ी देर रुका। तुम्हें बस लिटिल फेरी डॉक्टर बने रहना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लिटिल फेरी डॉक्टर को कृतज्ञता हुई। भावनात्मक मूल्य +100। लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ क्षणों तक स्तब्ध होकर गु फेई को देखती रही। उसके आत्मविश्वास से भरे स्वर ने उसके भीतर सुरक्षा की गर्म भावना भर दी। गु फेई ने नीचे देखा। बैंगनी बालों और बैंगनी आंखों वाली लड़की की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, मानो वह किसी भी क्षण रो पड़ेगी। किंगशान टाउन में हर कोई लिटिल फेरी डॉक्टर का सम्मान करता था, लेकिन किसी ने कभी उससे यह नहीं कहा था, तुम्हें बस लिटिल फेरी डॉक्टर बने रहना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लिटिल फेरी डॉक्टर का गला भर आया और उसका लंबे समय से शांत पड़ा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। लिटिल फेरी डॉक्टर को स्नेह हुआ। भावनात्मक मूल्य +100। उसने और कुछ नहीं कहा। उसका भाव पहले से कहीं अधिक शांत था और वह गु फेई के पीछे पीछे पर्वत से नीचे उतर गई। चिंगशान टाउन लौटने के बाद गु फेई तुरंत छिप गया और किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ। उसने शियाओ यी शियन की ओर गहरी नजर से देखा, मानो उसे चिंता न करने का आश्वासन दे रहा हो, और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। शियाओ यी शियन निराश महसूस करती है। भाव मूल्य +100। हालांकि उन्होंने पहले से सब कुछ योजना के अनुसार तय कर लिया था, फिर भी जब शियाओ यी शियन ने गु फेई को अचानक गायब होते देखा तो वह अपने दिल में उठी उदासी को रोक नहीं सकी। उसने अपनी भावनाओं को छिपाया और शांत चेहरे के साथ गु फेई के निर्देशों का पालन किया। जब बॉस याओ ने उसके बारे में पूछा तो उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह शक्तिशाली कीमियागर पहले ही जा चुका है। उसने समझाया कि आवश्यक जड़ी बूटियां प्राप्त करने के बाद गु फेई पहाड़ से उतरते समय जड़ी बूटी एकत्र करने वाली टीम से अलग हो गया था, तो वह सम्मानित व्यक्ति पहले ही जा चुका है। बॉस याओ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह उस कीमियागर की कृपा पाने का अवसर खो देने पर पछता रहा था। चिंगशान टाउन में वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप के मुख्यालय में मुशे क्रोध से उबल पड़ा जब उसे पता चला कि उसका बेटा मुली बेरहमी से मार दिया गया था और उसका शव मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसे लेने तक कोई नहीं गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने हाथ में पकड़ा कप चूर चूर कर दिया। कांच के टुकड़े धीरे धीरे नीचे गिरे, जबकि मुशे का चेहरा और अधिक भयावह हो गया और उसने दांत पीस लिए। वह मूर्ख नहीं था। गहराई से सोचने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि मुख्य संदिग्ध शियाओ यी शियन ही हो सकती है। जैसे ही उसे पता चला कि मुली की मौत का संबंध 1000 मेडिसिन हाउस की उस छोटी वैद्य से है, वह अपना क्रोध रोक नहीं पाया और तुरंत लोगों को शियाओ यी शियन को मारने के लिए भेज दिया ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके। हालांकि शुरुआत में वह झिझका क्योंकि उसे नहीं पता था कि शियाओ यी शियन की रक्षा करने वाला शक्तिशाली कीमियागर वास्तव में जा चुका है या नहीं। सावधानी बरतते हुए उसने पहले पुष्टि का इंतजार किया। जब उसके अधीनस्थों ने बताया कि शियाओ यी शियन का दावा है कि गु फेई पहले ही जा चुका है, तो मुशे ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी और उसके चेहरे पर हत्या की मंशा साफ दिखाई दी। जाओ 1000 मेडिसिन हाउस के बॉस याओ को सूचना दो कि शियाओ यी शियन को हमारे हवाले कर दे। अगर वह नहीं मानता तो मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा और वह मुलाकात दोस्ताना नहीं होगी। मुशे के अधीनस्थों ने उसे शायद ही कभी इतना क्रोधित देखा था। वे भयभीत होकर सिर हिलाए और तुरंत 1000 मेडिसिन हाउस की ओर भाग गए। इस बीच 1000 मेडिसिन हाउस के बॉस याओ ने भी यह पुष्टि होने के बाद कि गु फेई जा चुका है, अपना असली रंग दिखा दिया।
चालाक और धूर्त बॉस याओ ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि गु फेई सूक्ष्म रूप से शियाओ यी शियन की रक्षा कर रहा था। अब जब गु फेई सचमुच जा चुका था, शियाओ यी शियन पूरी तरह असुरक्षित रह गई थी। बॉस याओ को लंबे समय से चट्टान के नीचे छिपे खजाने के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। लालच से प्रेरित होकर वह हमेशा उसमें हिस्सा चाहता था। उसे पता था कि शियाओ यी शियन और गु फेई अवश्य ही वह खजाना ले चुके होंगे, इसलिए उसने तुरंत शियाओ यी शियन को कैद करवा दिया और खजाने के ठिकाने के बारे में लगातार पूछताछ करने लगा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि बस उसकी तलाशी लेना ही बाकी रह गया था। जब बॉस याओ को मुशे का संदेश मिला तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। बॉस याओ की योजना थी कि पहले वह शियाओ यी शियन से खजाने का स्थान उगलवाए और फिर उसे मुशे के हवाले कर दे ताकि वह अपना क्रोध निकाल सके। जब शियाओ यी शियन को अचानक कैद कर लिया गया तो उसकी तेज बुद्धि ने तुरंत समझ लिया कि यह सब बॉस याओ की चाल है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बॉस याओ हमेशा खुद को दयालु और विनम्र दिखाता था, यहाँ तक कि कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। अब उसने उसे मुशे का नाम लेते हुए सुन लिया था। उसे डर था कि मुशे ने बॉस याओ से उसे सौंपने की मांग की होगी। जैसे जैसे घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती गईं, शियाओ यी शियन की चिंता बढ़ती गई। हालांकि मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में गु फेई द्वारा दिए गए निर्देशों को याद करके वह धीरे धीरे शांत हो गई। उस रात एक और बेनतीजा पूछताछ के बाद बॉस याओ के आदमी चले गए और शियाओ यी शियन थककर दीवार से टिक गई। उसके विचार भटकने लगे। ऐसा लगता है कि मेरी अनुपस्थिति ने सचमुच कई लोगों को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। शियाओ यी शियन, तुम कैसी हो? शियाओ यी शियन आश्चर्य महसूस करती है। भाव मूल्य +100। उस परिचित कोमल आवाज को सुनते ही उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं। वह गु फेई था जो फिर से प्रकट हो गया था और अचानक उसके कमरे में खड़ा था। वह आगे बढ़ा, एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। गु फेई, तुम आखिरकार आ गए। शियाओ यी शियन भावुक महसूस करती है। भाव मूल्य +100। पूरे दिन की पूछताछ और दबाव के बाद भले ही शियाओ यी शियन शारीरिक रूप से घायल नहीं हुई थी, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। अब गु फेई को देखकर उसकी आंखें भावनाओं से भर आईं। चलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों को मारने ले चलता हूँ। गु फेई हल्का सा मुस्कुराया और अपने सामान्य शांत अंदाज में बोला, लेकिन उसके शब्दों ने शियाओ यी शियन को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। शियाओ यी शियन भावुक महसूस करती है। भाव मूल्य +100। वह उस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकी। उसका दिल दुख रहा था, फिर भी उसे यह बुरा नहीं लगा। इसके बाद गु फेई उसे कमरे से बाहर ले गया और खुलेआम हॉल से होकर चला। शियाओ यी शियन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि दरवाजे पर तैनात वे उग्र पहरेदार अब ढहकर पड़े हुए थे, मानो किसी अंधीन स्वप्न में फंस गए हों। उनका पहला गंतव्य बॉस याओ का निवास था। बॉस याओ रात के लिए विश्राम कर चुका था, लेकिन जैसे ही उसने हल्की सी आहट सुनी, वह झटके से उठ बैठा और चिल्लाया, कौन है वहां? मैं हूं, गु फेई ने उत्तर दिया, शियाओ यी शियन को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए। उन दोनों को वहां देखकर, जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, बॉस याओ स्तब्ध रह गया और उसके हाथों में ठंडा पसीना आ गया। बॉस याओ अपराध बोध महसूस करता है। भाव मूल्य +10। आप और शियाओ यी शियन इतनी रात गए मुझसे मिलने क्यों आए हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी गु फेई की ठंडी नजर उस पर टिक गई। गु फेई ने हल्का सा हाथ उठाया और उसकी हथेली में भयावह ऊर्जा एकत्र होने लगी।
बॉस याओ अत्यधिक भय महसूस करता है। भाव मूल्य +15। बॉस याओ तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैंने शियाओ यी शियन को उसकी रक्षा के लिए कैद किया था। मुझे उसे मारना चाहता है ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। मैंने यह सब उसकी भलाई के लिए किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गुप्त रूप से सब कुछ देख रहे गु फेई को पता था कि बॉस याओ झूठ बोल रहा है। बिना एक शब्द कहे उसने तेज और सटीक प्रहार किया। भयावह ऊर्जा ने बॉस याओ की छाती भेद दी और वह तुरंत मर गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले मुली मारा गया था। शियाओ यी शियन चुपचाप खड़ी रही और देखती रही कि गु फेई ने कितनी सहजता से बॉस याओ का अंत कर दिया। इसके बाद वह उसे लेकर वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप के मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्हें मुशे को ढूंढना था। पिछले कुछ दिनों में गु फेई ने मुशे और बॉस याओ दोनों की दुर्भावना देख ली थी और उनसे निपटते समय उसने कोई दया नहीं दिखाई। मुशे भय महसूस करता है। भाव मूल्य +10। गु फेई ने मुशे को सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया और एक हल्का लेकिन घातक प्रहार किया, जिससे मुशे की भयभीत आंखें हमेशा के लिए स्थिर हो गईं। शियाओ यी शियन चुपचाप गु फेई के पीछे पीछे चलती रही और देखती रही कि उसने कितनी तेजी से बॉस याओ और मुशे दोनों को समाप्त कर दिया। शियाओ यी शियन कृतज्ञता महसूस करती है। भाव मूल्य +100। हालांकि गु फेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को मार दिया, फिर भी उसे उससे डर नहीं लगा। वह जानती थी कि वे लोग मरने के योग्य थे। गु फेई उसका बदला ले रहा था। उसके मन में गु फेई के प्रति गहरी कृतज्ञता भर गई। उसके बिना उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो जाती। शियाओ यी शियान ने मुशे के निर्जीव चेहरे की ओर एक नजर डाली। उसके मन में केवल उदासीनता थी, इसलिए वह चुपचाप गु फेई के पीछे पीछे अपने कमरे में लौट आई। रात ने 1000 मेडिसिन हाउस को शांत निस्तब्धता में ढक लिया था और अभी तक किसी को भी बॉस याओ की मृत्यु का पता नहीं चला था। अपने बिस्तर पर लेटी हुई शियाओ यी शियान ने हल्की मुस्कान बिखेरी, जबकि वह चोरी छिपे उस युवक को देख रही थी जो उसके बिस्तर के पास शांत बैठा था। उसका चेहरा भरोसा जगाता था और उसके होठों पर कभी कभार उभरने वाली मुस्कान इतनी कोमल लगती थी। यह उसी भावहीन कुशल हत्यारे से बिल्कुल अलग था जिसने अभी अभी बॉस याओ और मुशे की जान ली थी। फिर भी शियाओ यी शियान के हृदय में एक गर्माहट थी। उसे पता था कि कोई है जो उसकी रक्षा करेगा। इस बार गु फेई ने उसके लिए चिंगशान नगर में इतने लोगों को मार डाला था और वे कोई साधारण लोग नहीं थे। एक था बॉस याओ 1000 मेडिसिन हाउस का मालिक, जिसके बहुत से संबंध थे। दूसरा था मुशे, वुल्फहेड मर्सेनरी कंपनी का प्रसिद्ध नेता और एक शक्तिशाली 2 स्टार डॉ मास्टर। बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी शियाओ यी शियान समझ गई थी कि चिंगशान नगर में उसके शांतिपूर्ण दिन समाप्त हो चुके हैं। गु फेई की सुरक्षा के बिना वहां रहना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए जब गु फेई उसकी ओर मुड़ा और सहजता से पूछा, शियाओ यी शियान, अब तुम्हारा क्या इरादा है? वह कुछ क्षण सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए उस छोटी घाटी में रहूंगी जिसे हमने पहले खोजा था। गु फेई ने और कुछ नहीं पूछा। चूंकि शियाओ यी शियान अपना निर्णय ले चुकी थी, इसलिए उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद शियाओ यी शियान बिस्तर से कूदकर खिड़की के पास गई और एक सीटी बजाई। गु फेई की तीक्ष्ण सुनने की क्षमता ने दूर से आती पंखों की फड़फड़ाहट को पकड़ लिया। आवाज पास आती गई और फिर धीमी हो गई, जैसे कुछ खिड़की के बाहर उतर आया है। इसके बाद एक स्पष्ट ठक ठक की आवाज सुनाई दी। जब शियाओ यी शियान ने खिड़की खोली तो बाहर जमीन पर एक ब्लू ईगल बैठा था, जिसकी जीवंत आंखें उन्हें देख रही थीं। शियाओ यी शियान फुर्ती से खिड़की से बाहर निकली और उस विशाल ब्लू ईगल के पास पहुंची।
पक्षी ने अपना सिर उसकी ओर झुका दिया और स्नेहपूर्वक उससे लिपटने लगा। उसने उसका सिर सहलाया और उसके चिकने पंखों पर हाथ फेरा, जिससे पक्षी ने प्रसन्नता से चहचहाते हुए आवाज निकाली। यह मेरा पालतू ब्लू ईगल है, एक प्रथम रैंक का उड़ने वाला जादुई पशु, शियाओ यी शियान ने गु फेई की निगाह देखकर समझाया। ब्लू ईगल मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आम थे, लेकिन किसी एक को वश में करने के लिए शियाओ यी शियान को निश्चित ही काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। कुछ क्षण झिझकने के बाद शियाओ यी शियान ने गु फेई की ओर मुड़कर संकोच से पूछा, भाई गु फेई, क्या आप मेरे साथ वहां चलेंगे? उसे खतरे से डर नहीं था, बल्कि किसी अनजानी वजह से वह उससे अलग होने को तैयार नहीं थी, और उसी आवेग में उसने यह अनुरोध कर दिया। शियाओ यी शियान को प्रत्याशा महसूस होती है। भावना मूल्य +100। गु फेई ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। शियाओ यी शियान की आशाभरी निगाहों के बीच उसने धीरे से सिर हिला दिया। शियाओ यी शियान खुश महसूस करती है। भावना मूल्य +100। शियाओ यी शियान ने हल्की मुस्कान के साथ ब्लू ईगल की चौड़ी पीठ पर चढ़ गई। गु फेई, जो स्वयं उड़ सकता था, फिर भी उसके साथ पक्षी पर सवार हो गया। जब दोनों सुरक्षित बैठ गए तो ब्लू ईगल ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे आकाश में उठने लगा। ऊंचाई पर उड़ने का अनुभव रोमांचकारी था। अपनी सामान्य शांत प्रकृति के बावजूद शियाओ यी शियान आखिरकार एक युवा लड़की ही थी। वह उत्साहित होकर आगे झुकी और दूर नीचे फैली धरती को देखने लगी। भाई गु फेई, नीचे जो दुकान दिख रही है वही मेरी पसंदीदा दुकान है। हाँ हाँ, लेकिन सावधान रहो, गु फेई ने चेतावनी दी। हालांकि ब्लू ईगल की पीठ काफी चौड़ी थी, फिर भी उसे डर था कि कहीं उसकी हरकतों से वह गलती से नीचे न गिर जाए। इसलिए वह उसके थोड़ा और पास बैठ गया। जब शियाओ यी शियान मुड़ी तो उसके होंठ अनजाने में गु फेई के गाल से छू गए। वह कांप उठी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। इस अनजाने स्पर्श ने उनके बीच एक अजीब लेकिन अवर्णनीय भावना पैदा कर दी और दोनों कुछ समय तक चुप रहे। शियाओ यी शियान शर्म महसूस करती है। भावना मूल्य +100। इसके बाद शियाओ यी शियान का व्यवहार अधिक संयमित हो गया। जल्द ही ब्लू ईगल मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की सीमा पार कर एक बेसिन के ऊपर पहुंच गया। यही वह स्थान था जहां पहले 1000 मेडिसिन हाउस ने औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करने के लिए भाड़े के सैनिकों का एक दल भेजा था। लेकिन ब्लू ईगल बेसिन के और भीतर की ओर उड़ता गया, जहां अक्सर घना कोहरा छाया रहता था। दूर से भी गु फेई केवल उस स्थान की धुंधली रूपरेखा ही देख पा रहा था। ब्लू ईगल धीरे धीरे घाटी में उतरा, जो प्रचुर ऊर्जा से भरी हुई थी। वहां की ऊर्जा की सघनता देखकर गु फेई सुखद आश्चर्य में पड़ गया। यद्यपि यह गुरियल्म जितनी प्रबल नहीं थी, फिर भी बाहर की दुनिया की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। शियाओ यी शियान गर्व महसूस करती है। भावना मूल्य +100। क्या कहते हैं भाई गु फेई? यह जगह शानदार नहीं है? यह छोटी घाटी पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग है। ऊपर फैला कोहरा इसे बहुत अच्छी तरह छिपा देता है। यदि मैं संयोग से यहाँ न पहुँचती तो शायद इस छिपे हुए रत्न को कभी खोज ही नहीं पाती। शियाओ यी शियान ने गु फेई के आश्चर्य को देखकर गर्व भरे स्वर में कहा। वास्तव में यह जगह काफी अच्छी है, गु फेई ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। इसके बाद शियाओ यी शियान उसे एक छोटी फूस की झोपड़ी तक ले गई, जहां वह अपनी पिछली यात्राओं के दौरान अस्थायी रूप से ठहरी थी। गु फेई को इस साधारण निवास से कोई आपत्ति नहीं थी और वह सहजता से वहां ठहर गया। इस शांत और ऊर्जा से भरपूर स्थान में गु फेई का मन भी शांत हो गया।
वह और शियाओ यी शियान घाटी की उस अनोखी शांति का आनंद लेने लगे। वहां कोई अन्य मनुष्य नहीं था, केवल प्रकृति के जीव थे। लेकिन अगली सुबह गु फेई ने देखा कि शियाओ यी शियान बहुत देर तक बाहर नहीं आई। चिंतित होकर उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर की हवा घने धुएं से भरी हुई थी। जहरीली गंध इतनी तीव्र थी कि गु फेई ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने बेबसी से सिर हिलाते हुए आह भरी। लगता है उसने आखिरकार यही रास्ता चुन लिया है। यह जहर दूसरों के लिए घातक होता, लेकिन गु फेई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने हल्के से अपनी आस्तीन झटकी और कमरे में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे धुआं छंटने लगा, गु फेई ने देखा कि शियाओ यी शियान बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसके पहले के गुलाबी गाल अब एक विचित्र इंद्रधनुषी रंगत लिए हुए थे। संक्षिप्त जांच के बाद गु फेई को समझ आ गया कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। वह केवल एक साथ अत्यधिक मात्रा में जहर निगल लेने के प्रभाव से पीड़ित थी। उसका साधना स्तर इतना ऊंचा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा को सहन कर सके। लगता है मुझे कुछ समय तक तुम्हारी देखभाल करनी ही पड़ेगी। गु फेई उसके बिस्तर के पास बैठ गया और ध्यान लगाकर उसकी निगरानी करने लगा, उसके स्वाभाविक रूप से जागने की प्रतीक्षा करते हुए। यद्यपि वह बलपूर्वक उसे जगा सकता था, लेकिन उससे उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि शियाओ यी शियान तत्काल किसी खतरे में नहीं थी, फिर भी गु फेई उस पर कड़ी नजर रखे रहा, ताकि यदि कोई अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न हो तो वह तुरंत कार्रवाई कर सके। चिंगशान टाउन। एक युवा पुरुष अपनी पीठ पर एक विशाल काला शासक रूलर लिए जिज्ञासापूर्वक भीड़-भाड़ वाले बाजार से होकर गुजर रहा था और चारों ओर देख रहा था। उसके शरीर पर कई घावों के निशान थे, हालांकि वे भर चुके थे, फिर भी हल्के निशान अब भी मौजूद थे। उसके दाहिने हाथ में एक साधारण सा काला छल्ला पहना हुआ था। यह युवा श्याओ यान था। वह आखिरकार मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे नजदीकी छोटे नगर में पहुंच गया था। श्याओ यान बाजार में घूमता रहा, बीच बीच में आवश्यक सामान खरीदने के लिए रुकता और साथ ही चुपके से जानकारी भी इकट्ठा करता रहा। मूल रूप से श्याओ यान ने घर छोड़ते समय यह योजना बनाई थी कि चिंगशान टाउन पहुंचते ही वह प्रशिक्षण के लिए मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करेगा। लेकिन पहले गु याओ द्वारा भेजे गए लोगों के हमले के कारण याओ लाओ को श्याओ यान को बचाने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ी, जिससे वह गहरी नींद में चला गया। परिणामस्वरूप श्याओ यान गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उसकी चोटें अधिकांशतः ठीक हो चुकी थीं, फिर भी श्याओ यान में अकेले पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भाड़े के सैनिकों की टोली में शामिल होने का निश्चय किया। बाजार में जानकारी जुटाते समय उसने हाल ही में चिंगशान टाउन में हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सुना। श्याओ यान पहले से ही प्रसिद्ध वुल्फ हेड मर्सिनरी कंपनी के बारे में जानता था। जब उसने किसी को उनके नेता मुशे की जमकर प्रशंसा करते हुए यह कहते सुना कि मुशे एक 2 स्टार डॉमास्टर हैं, तो उसके मन में शक्ति के लिए तीव्र लालसा जाग उठी। लेकिन तभी एक अच्छी जानकारी रखने वाले दुकानदार ने उसे रहस्यमय ढंग से एक ओर खींचा और फुसफुसाकर कहा, वुल्फ हेड मर्सिनरी कंपनी, जो एक डॉमास्टर विशेषज्ञ वाली सबसे शक्तिशाली टोली थी, पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। यह सुनकर श्याओ यान की पुतलियां सिकुड़ गईं। दुनिया की अनिश्चितता ने उसे चकित कर दिया। लेकिन दुकानदार के अगले शब्दों ने उसे और भी अधिक स्तब्ध कर दिया। कहा जाता है कि उन्हें एक रहस्यमय युवा अल्केमिस्ट ने अकेले ही समाप्त कर दिया, जो दिखने में मुश्किल से 16 वर्ष का था।
यह सुनने के बाद श्याओ यान अभी भी स्तब्ध अवस्था में दुकान से बाहर निकला। इतनी भयावह शक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तथाकथित युवा सेक्ट मास्टर नालन यानरान से भी बहुत आगे होगा। इस समय श्याओ यान केवल एक साधारण डॉ प्रैक्टिशनर था, इसलिए वह ऐसी बातों पर केवल आश्चर्य ही कर सकता था, उससे अधिक कुछ नहीं। श्याओ यान ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में आने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि याओ लाओ ने अपनी आत्मिक शक्ति समाप्त होने और गहरी नींद में जाने से पहले आशा व्यक्त की थी कि श्याओ यान वहां 1 वर्ष तक प्रशिक्षण लेगा। साथ ही श्याओ यान अपने प्रशिक्षण के दौरान ऐसी आध्यात्मिक औषधियां भी खोजना चाहता था जो याओ लाओ की आत्मा को पुनर्स्थापित कर सकें। संभवतः इस बार याओ लाओ की आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी। रास्ते भर श्याओ यान ने उन्हें अनगिनत बार पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। चिंता के बावजूद वह केवल एक कदम आगे बढ़ सकता था। अगले दिन दोपहर तक श्याओ यान ने अंतः पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए एक भाड़े के सैनिकों की टोली चुन ली। 2 दिन बाद जब वह पहाड़ों में था, चिंगशान टाउन में 2 अन्य विशिष्ट अतिथि पहुंचे। लहराते बालों वाली एक सुंदर युवती बाजार में घूम रही थी। वह बीच बीच में चमकती आंखों से विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए रुकती और अपने साथ चल रहे वृद्ध को उन्हें खरीदने के लिए खींचती। लिन यिंग केवल आह भर सकता था और बेबस होकर युवती के लिए सामान खरीदता रहा। कई दुकानदार और भाड़े के सैनिक उन धनी अजनबियों को चोरी छिपे देख रहे थे, उनकी निगाहें बार बार उन पर टिक जाती थीं। वास्तव में यह दिखावटी व्यवहार उसी बड़ी मछली को बाहर निकालने के लिए था जिसकी वह तलाश कर रही थी। यदि भाई श्याओ यान यहाँ होते तो उन्हें मेरे आने की खबर मिल चुकी होती और वे मुझे ढूंढने आ गए होते। फिर वे अब तक दिखाई क्यों नहीं दिए? जब यह तरीका काम नहीं आया तो शुनर के पास स्वयं पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि क्या किसी ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़े काले शासक को ढोते हुए किसी युवा पुरुष को देखा है। आधे दिन की पूछताछ के बाद सुबह से लेकर शाम तक उसे आखिरकार कुछ सुराग मिले। उसे मिली जानकारी से पता चला कि भाई श्याओ यान पहले ही मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के लिए रवाना हो चुके थे। शुनर अपने निवास पर लौटी और हाथ पर ठोड़ी टिकाकर आह भरी। लगता है हम बहुत देर से पहुंचे। भाई श्याओ यान पहले ही मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश कर चुके हैं। लिन यिंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि शुनर के मन में अवश्य ही कोई योजना होगी। निश्चित ही खिड़की के बाहर दूर स्थित पर्वतों को कुछ देर निहारने के बाद शुनर ने उत्साह से ताली बजाई और लिन यिंग से कहा, क्यों न मैं स्वयं मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में जाकर भाई श्याओ यान को ढूंढूं। हालांकि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का बाहरी क्षेत्र शुनर के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन भीतर का भाग अज्ञात जोखिमों से भरा हुआ था। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिन यिंग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और निश्चय किया कि वह उसके साथ साथ रहेगा। निर्णय हो जाने के बाद शुनर श्याओ यान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश कर गई। सौभाग्य से शुनर के पास उसकी राह का पता लगाने के लिए एक खजाना था, लेकिन विशाल मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में एक व्यक्ति को ढूंढना फिर भी अत्यंत कठिन था। दूसरी ओर यद्यपि श्याओ यान एक भाड़े के सैनिकों की टोली के साथ पर्वतों में गया था, उसने शीघ्र ही उनसे गुप्त रूप से अलग होकर अकेले प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। आखिरकार भाड़े के सैनिक उसकी कम उम्र देखकर हर बार जादुई पशुओं का सामना करते समय उसकी रक्षा करते थे, जिससे वह वास्तव में अपने कौशल को निखार नहीं पाता था। इसलिए दांत भींचकर श्याओ यान ने जोखिम उठाने और अकेले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। क्योंकि श्याओ यान टोली से अलग हो गया था और उसने अपने पीछे अधिक छिपे हुए निशान छोड़े थे,
इसलिए लिंग यिंग की सहायता के बावजूद शुनर अब तक उसे नहीं ढूंढ पाई थी। शुनर धैर्य बनाए रखे हुए थी और लिंग यिंग के साथ पर्वत श्रृंखला के और भीतर बढ़ रही थी। तभी अचानक एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। मिस, मुझे यहाँ कुछ परिचित सा महसूस हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लिंग यिंग ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। शुनर रुक गई और गंभीर भाव से उसकी ओर मुड़ी। वह लिंग यिंग की क्षमताओं को जानती थी। यदि लिंग यिंग कह रहा था कि कुछ गलत है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ था। लिंग यिंग गुप्त रूप से चलने और जासूसी करने में सबसे अधिक निपुण था। हालांकि जो हल्की गंध उसे महसूस हुई थी, वह गु फेई की थी और कई दिनों पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसकी पहचान करना कठिन था। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद लिंग यिंग बोला, मैं यह निर्धारित नहीं कर सकता कि यह गंध किसकी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह गु कबीले के किसी सदस्य की है और उसकी शक्ति अज्ञात है। गु फेई अपनी आभा छिपाने में अत्यंत कुशल था और उसके छोड़े गए निशान कई दिन पुराने थे। लिंग यिंग का उन्हें महसूस कर पाना ही प्रभावशाली था। यद्यपि वह अत्यंत कुशल था, फिर भी वह इस आभा के स्वामी की पहचान नहीं कर सका। लिंग यिंग की बात सुनकर शुनर का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसकी खोज ने उसके भीतर घबराहट और क्रोध की लहर पैदा कर दी। गुयाओं के पिछले हमले के कारण भले ही इस बार कोई ठोस प्रमाण नहीं था, शुनर स्वयं को यह सोचने से नहीं रोक सकी कि कहीं गु कबीले का कोई और सदस्य भाई श्याओ यान की हत्या करने तो नहीं आया है। इससे शुनर की श्याओ यान को ढूंढने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बेचैनी और बढ़ गई। भाई श्याओ यान की शक्ति अभी इतनी नहीं थी कि वह गु कबीले द्वारा भेजे गए किसी हत्यारे का सामना कर सके। यदि इस बार भी कोई रहस्यमय व्यक्ति उन्हें बचाने नहीं आया, तो भाई श्याओ यान क्या करेंगे? जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में गु फेई चुपचाप लिटिल फेरी डॉक्टर के जागने का इंतजार कर रहा था और इस तरह 3 दिन बीत गए। इस दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर की आभा में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी गलत नहीं हुआ और अंततः सब कुछ स्थिर हो गया। गु फेई को कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार इस छोटी घाटी में ऊर्जा काफी प्रचुर मात्रा में थी। हालांकि उसके लिए यह समुद्र में एक बूंद के समान थी, फिर भी कुछ न होने से बेहतर थी। उसने एकमात्र बिस्तर अचेत पड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए छोड़ दिया, इसलिए उसे जमीन पर बैठकर ध्यान करना पड़ा। चौथे दिन लिटिल फेरी डॉक्टर आखिरकार जाग गई। जैसे ही गु फेई ने उसके जागने का आभास किया, उसने अपनी आंखें खोल दीं और उनकी नजरें मिली। लिटिल फेरी डॉक्टर भावुक हो गई। इमोशन पॉइंट्स +100। अपने पास गु फेई को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह पिछले कुछ दिनों से उसकी देखभाल कर रहा था। उसका हृदय अचानक गर्माहट से भर गया और वह मुस्कुराई। लेकिन जल्द ही, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसकी आंखें बचने लगीं और उसने सिर झुका लिया, दोबारा गु फेई की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। लिटिल फेरी डॉक्टर हीन महसूस करती है। इमोशन पॉइंट्स +100। बड़े भाई गु फेई, पिछले कुछ दिनों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं बस दवा तैयार करते समय एक छोटी सी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने निचले होंठ को काटते हुए भर्राई आवाज में कहा। उसकी उंगलियां उसकी पोशाक के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं और उसकी बैंगनी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। उसे डर था कि गु फेई ने उसका अंधकारमय रहस्य जान लिया है। अगर बड़े भाई गु फेई को सच में पता चल गया, तो क्या वह उससे घृणा करेगा और उससे डरने लगेगा? उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह चलती फिरती आपदा हो। गु फेई ने उस लड़की की अचानक सावधानी को महसूस किया, जो पहले मुस्कुरा रही थी, और वह अनायास ही भौहें सिकोड़ बैठा।
बेशक उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की भावनाओं में आए बदलाव को महसूस किया था और असहाय होकर सिर हिला दिया। वह उसे आखिर समझती क्या थी? वह उससे कैसे घृणा कर सकता था? मुझे पहले से ही तुम्हारी विशेष प्रकृति के बारे में पता है। यह वूफुल पॉइजन बॉडी है, सही है? हालांकि गुफेई का स्वर प्रश्नवाचक था, उसका भाव शांत था। लिटिल फेरी डॉक्टर स्तब्ध है। इमोशन पॉइंट्स प्लस 100। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें फैल गईं जब उसने गुफेई को देखा, जिसने सहजता से उस रेनबो पॉइजन बुक की ओर इशारा किया जिसे वह वहीं छोड़ गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह गुफेई की प्रतिक्रिया देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। यह विशेष प्रकृति अंततः उसके आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी और वह स्वयं भी इससे घृणा करती थी। हालांकि वूफुल पॉइजन बॉडी उसे विषों को अवशोषित करके तेजी से साधना करने की अनुमति देती थी, जिससे उसे शक्ति मिलती थी। बड़े भाई गुफेई, क्या आप मेरे जैसे व्यक्ति से घृणा करते हैं? क्या आप अब भी मेरे मित्र बनना चाहेंगे? लिटिल फेरी डॉक्टर ने कांपती आवाज में धीमे स्वर में पूछा। गुफेई हल्के से हंसा और सिर हिला दिया। मूर्ख लड़की, बिल्कुल नहीं, और निश्चित रूप से मैं अब भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं। तुम्हारी प्रकृति चाहे जो भी हो, मेरे लिए तुम हमेशा वही दयालु और कोमल लिटिल फेरी डॉक्टर रहोगी। तुम हमेशा बस तुम ही रहोगी। गुफेई एक क्षण रुका और फिर जोड़ा, इसके अलावा मेरी वर्तमान शक्ति के स्तर पर तुम्हारा विष मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। क्या तुम मेरी शक्ति भूल गई हो? या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे विष से अप्रभावित रह सकता हूं? जब तक लिटिल फेरी डॉक्टर डॉ एंसेस्टर स्तर तक नहीं पहुंच जाती, उसका विष उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने जोर से सिर हिलाया और घबराकर जल्दी जल्दी समझाने लगी। उसे डर था कि कहीं गुफेई गलत न समझ ले। लिटिल फेरी डॉक्टर भावुक हो गई। इमोशन पॉइंट्स प्लस 100। फिलहाल उसकी वूफुल पॉइजन बॉडी प्रारंभिक अवस्था में थी, इसलिए जब वह सचेत रहती थी तब गुफेई के साथ शारीरिक संपर्क कोई समस्या नहीं था। लेकिन यदि वह बेहोश हो जाती या जैसे जैसे उसका विष शरीर परिपक्व होता जाता, तब वह जिस भी चीज को छूती वह मर जाती। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी चिंताओं को मुस्कान के पीछे छिपा लिया, यह सोचकर कि उसने उन्हें अच्छी तरह छिपा लिया है, जबकि सिस्टम उसकी सभी भावनाओं की ईमानदारी से रिपोर्ट कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित है। इमोशन पॉइंट्स प्लस 100। गुफेई की आंखों में एक चमक उभरी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सामान्य रूप से व्यवहार करता रहा। दोनों ने छोटी घाटी में कई और दिन बिताए। घाटी का जीवन शांत और सुकून भरा था और गुफेई को यह पसंद आने लगा। लेकिन वह जानता था कि यदि वह ऐसा आरामदायक जीवन आगे भी जीना चाहता है, तो उसे और अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। इस बीच जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के एक अन्य हिस्से में शुनर अभी भी श्याओ यान की तलाश कर रही थी, लेकिन उसका अनियमित मार्ग उसे ढूंढना कठिन बना रहा था, यहाँ तक कि उसके खजाने की सहायता से भी। शुनर पर्वत श्रृंखला के और भीतर चली गई, श्याओ यान से और दूर होती हुई। जैसे जैसे वह गहराइयों में पहुंची, छाया की तरह मौन रहने वाले लिंग यिंग ने अचानक कहा, मिस, ऐसा लगता है कि पास में एक छठे दर्जे का जादुई पशु है। शुनर ने एक क्षण सोचा और बुदबुदाई, लगता है मैं गलत दिशा में आ गई हूं। भाई श्याओ यान की वर्तमान शक्ति के साथ वह इतनी खतरनाक जगह में नहीं जा सकता। वह अभी भी बाहरी क्षेत्र में ही होना चाहिए। छठे दर्जे का जादुई पशु ऐसा कुछ नहीं था जिसका सामना श्याओ यान कर सकता, इसलिए वह और भीतर नहीं गया होगा। शुनर ने वापस लौटने और बाहरी क्षेत्रों में श्याओ यान की तलाश जारी रखने का निर्णय लिया। वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी,
सोच रही थी कि इतना समय बीत जाने के बाद भाई श्याओ यान सुरक्षित हैं या नहीं, और गु कबीले के लोगों के वास्तविक इरादे क्या हैं। उसी समय गु फेई ने भी दूर से आती ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसने कुछ देर सोचा, उन उतार चढ़ावों की तीव्रता को देखते हुए निष्कर्ष निकाला कि किसी छठे दर्जे के जादुई पशु को उकसाया गया होगा। छठे दर्जे के जादुई पशु अपने क्षेत्र के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते थे, और ऐसा लगता था कि किसी ने उसके क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, या शायद उसे अपमानित भी किया था। गु फेई ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। इस समय जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में क्या यह एमेथिस्ट विंड लायन किंग और यून यून के बीच की लड़ाई हो सकती है? उसने धुंधले रूप से उस जादुई पशु की आभा के स्रोत को महसूस किया। मूल कहानी से परिचित एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते गु फेई ने तुरंत वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया। शुरुआत में गु फेई ने इस झंझट में पड़ने की योजना नहीं बनाई थी। अब जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर जाग चुकी थी, उसे उसके साथ कुछ और दिन बिताने चाहिए थे, उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, और उसके वुफुल पॉइजन बॉडी के छिपे हुए खतरों का समाधान कैसे किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए था। हालांकि अच्छी तरह सोचने के बाद गु फेई को एहसास हुआ कि यून यून मूल कहानी की एक महत्वपूर्ण पात्र होने के नाते निश्चित रूप से काफी भाग्यमूल्य रखती होगी। यहाँ तक कि एमेथिस्ट विंड लायन किंग, जो यून यून से लड़ रहा था, भी किसी साधारण जादुई पशु की तुलना में कहीं अधिक भाग्य रखता होगा। इसलिए बिना अधिक हिचकिचाहट के गु फेई ने वहां जाकर स्थिति देखने का निर्णय लिया। उसे चिंता थी कि उसका अचानक गायब हो जाना लिटिल फेरी डॉक्टर को बेचैन कर सकता है, इसलिए जाने से पहले उसने संक्षेप में समझाया, लिटिल फेरी डॉक्टर, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अपना ध्यान रखना। लिटिल फेरी डॉक्टर को बिछड़ने का मन नहीं था। भावना मूल्य +100। हालांकि उसके मन में हल्की सी अनिच्छा थी, फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर केवल सिर हिला सकी और आज्ञाकारी ढंग से सहमत हो गई। आकाश में तीव्र ऊर्जा तरंगे लगातार मध्यम गर्जना जैसी ध्वनियां उत्पन्न कर रही थीं। गु फेई की नजर दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी, जबकि वह अपनी आभा छिपाकर हलचल के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकाश नीले और बैंगनी रंग से भरा हुआ था, मानो आधा आसमान ढक लिया गया हो। यहाँ तक कि आलसी सफेद बादल भी उन दोनों रंगों से रंग गए थे। एक और गगनभेदी गर्जना गूंजी, और गु फेई ने देखा कि एमेथिस्ट विंड लायन किंग द्वारा उत्सर्जित बैंगनी प्रकाश ने आकाश और धरती को ढक लिया था। थोड़ी देर ऊर्जा संचित करने के बाद वह बैंगनी प्रकाश अचानक सिमटने लगा। पल भर में विशाल बैंगनी प्रकाश संकुचित होकर केवल आधे फुट चौड़ी गहरे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण में बदल गया। आकाश में वह किरण बिजली की तरह आगे बढ़ी, उसकी गति भयावह थी। केवल 2 झटकों में वह आकाश में मौजूद उस छोटे से स्वरूप के सामने पहुंच गई। गु फेई की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि दूरी के बावजूद वह उस आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आकाश में मौजूद वह महिला एक साधारण गाउन पहने हुए थी, जो उसके सुडौल शरीर को उभार रहा था। उसके हाथ में हरे प्रकाश से चमकती एक लंबी तलवार थी, और उसके काले बाल एक सुंदर फीनिक्स जुड़े में बंधे हुए थे। उसका सुंदर चेहरा शांत और स्थिर था, लेकिन अब एमेथिस्ट विंड लायन किंग की अंतिम सीलिंग तकनीक के कारण उसकी पहले की शांति गायब हो चुकी थी। यह महिला स्पष्ट रूप से यून यून थी, मूल कहानी की वही पात्र जिसने एमेथिस्ट विंड लायन किंग से युद्ध किया था। एमेथिस्ट सील। जैसे ही आकाश में बैंगनी प्रकाश चमका, एमेथिस्ट विंड लायन किंग की गहरी गर्जना पर्वतों में गूंज उठी। यून यून के सामने मौजूद पवनधारों से एमेथिस्ट सील का संक्षिप्त टकराव हुआ और वे तुरंत टूट गईं। गु फेई अभी अभी निकट पहुंचा था कि यह महान युद्ध अपने अंत के करीब पहुंच चुका था।
बैंगनी प्रकाश किरण ने यून यून द्वारा बनाई गई कई पवनढालों को चीर दिया और अंततः उसके शरीर में प्रवेश कर गई। एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग तेजी से आगे बढ़ा और उसका विशाल पंजा यून यून पर प्रहार करने के लिए झपटा। यून यून ने अपनी तलवार को हल्का सा झटका दिया, जिससे एक महीन प्रकाश रेखा निकली और शेरराजा के तीक्ष्ण सींग का आधा हिस्सा काट दिया। गर्र! धिक्कार है! दर्द से दहाड़ते हुए एमेथिस्ट विंड लायन किंग ने क्रोधपूर्ण गर्जना की। उसका पंजा अतुलनीय शक्ति से भरा हुआ यून यून की छाती पर जा लगा। एक तीखी धात्विक चीख सुनाई दी और जोरदार प्रहार से यून यून के मुंह से खून की एक छोटी धार निकल पड़ी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अपनी बची खुची शक्ति का उपयोग करते हुए यून यून तेजी से दूर हट गई और शीघ्र ही शेरराजा की दृष्टि से ओझल हो गई। हालांकि तब तक वह अत्यधिक थक चुकी थी और बेहोश होकर गिर पड़ी। स्वूश! संयोगवश उसका बेहोश शरीर गु फेई की दिशा में आ गिरा। यह क्षणभर के लिए चौंकते हुए गु फेई ने सहज रूप से हाथ बढ़ाकर खून से लथपथ यून यून को पकड़ लिया। उसे संभालते हुए उसने दोनों की आभा छिपा दी। उसे ढूंढो और उस मानव स्त्री को जीवित ढूंढना सुनिश्चित करो। जब एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग को एहसास हुआ कि यून यून की आभा गायब हो चुकी है, तो उसने क्रोध से दहाड़ लगाई। उसने अपने अधीनस्थ निम्नस्तरीय जादुई पशुओं को उस क्षेत्र में खोज करने का आदेश दिया जहां यून यून भागी थी। इस बीच गु फेई पहले ही यून यून को पास की एक गुफा में ले जा चुका था। गुफा के भीतर हरे पत्थर से बना एक पत्थरीला मंच था। यून यून गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए गु फेई ने उसे सावधानी से वहां लिटा दिया और उस महिला को देखने लगा जिसने एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग को चुनौती देने का साहस किया था। उसे ध्यान से देखते हुए गु फेई स्वयं को आश्चर्यचकित होने से रोक नहीं सका। उसे चित्रित भौहों और जेड जैसी त्वचा वाली सुंदरता कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होती। उसकी हड्डियों की बनावट और रंगत का अद्भुत संतुलन था। त्वचा बर्फ की तरह कोमल और उजली थी और उसके काले बाल पीछे करीने से बंधे हुए थे। लेकिन जिस बात ने गु फेई को सबसे अधिक प्रभावित किया वह थी उसकी कुलीन और गरिमामयी आभा। उसकी नजर उसके नाजुक चेहरे पर घूमी और फिर नीचे गई, जहां उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसकी जेड जैसी गर्दन के नीचे छाती पर 5 भयावह पंजों के निशान थे, जिनसे रक्त बह रहा था और उसके वस्त्र लाल हो गए थे। वह इतनी बुरी तरह घायल है। अगले ही क्षण गु फेई ने अपने स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और यून यून को खिला दी। वह 6ठे दर्जे की उपचारक गोली थी, जिसका प्रभाव अत्यंत अद्भुत था। यून यून के भयानक घाव शीघ्र ही स्थिर हो गए। यद्यपि गोली प्रभावी थी, उपचार की प्रक्रिया के दौरान शरीर को पीड़ा का अनुभव होता है। जैसे ही दवा ने असर दिखाना शुरू किया, यून यून की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। इसके बावजूद उसका रूप अब भी मोहक था। लगता है मेरे द्वारा बनाई गई गोलियां अच्छी तरह काम करती हैं। यून यून के चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम होता देखकर गु फेई ने भी राहत की सांस ली। हालांकि कुछ देर बाद यून यून ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी सुंदर आंखों में ठंडापन चमका जब उसने गु फेई को घूरा। उसका व्यवहार उसकी पहले की कमजोर अवस्था से बिल्कुल अलग था। यून यून सतर्क महसूस कर रही है। भावना मूल्य +100। तुम कौन हो? यून यून ने सामने खड़े अपरिचित युवक को देखते हुए संदेह भरे स्वर में पूछा। जब गु फेई उसे पहले गुफा में लेकर आया था, तब यून यून क्षणभर के लिए होश में आई थी और उसने उसका धुंधला चेहरा देखा था, लेकिन बाद में सब भूल गई थी। जादुई पशुओं की पर्वत श्रृंखला में किसी अज्ञात पुरुष के सामने होने के कारण यून यून स्वाभाविक रूप से सतर्क महसूस कर रही थी।
कुछ समय पहले तुम एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग से लड़ते हुए घायल हो गई थीं, गु फेई ने शांत स्वर में कहा। लेकिन मैंने तुम्हें एक उपचारक गोली दी, इसलिए अब तुम ठीक हो। हालांकि तुम्हारे शरीर पर लगा खून डरावना लग रहा है, पर घावों से खून बहना बंद हो चुका है और वे काफी हद तक भर चुके हैं। यह सुनकर यून यून ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह बेहद कमजोर थी और अपनी डॉची का उपयोग नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग की एमेथिस्ट सील का प्रभाव था। यून यून के चेहरे पर निराशा की हल्की झलक देखकर गु फेई ने गला साफ किया और आगे कहा, जहां तक सील का सवाल है, चिंता मत करो। कुछ दिनों में तुम उसे तोड़ सकोगी। यून यून जिज्ञासु महसूस कर रही है। भावना मूल्य +100। इस क्षण यून यून को गु फेई के प्रति कुछ जिज्ञासा होने लगी। वह उससे उम्र में छोटा दिखता था, फिर भी उसके पास ऐसी शक्ति थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, और साथ ही उसे एमेथिस्ट सील जैसी तकनीक की इतनी गहरी जानकारी भी थी। मुझे पहले बचाने के लिए धन्यवाद। यून यून की ओर से कृतज्ञता से भरी एक सच्ची आवाज आई। हालांकि यून यून अब भी उत्सुक थी कि गु फेई जैसा इतना युवा व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए अकेले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की खतरनाक गहराइयों में कैसे आ गया। इस समय गु फेई ने अपनी आभा को छिपा रखा था और अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट नहीं की थी। यदि यून यून को इसका पता चलता तो वह निश्चित रूप से चौंक जाती। यून यून ने सिर से पांव तक गु फेई को देखा। उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक चमक उठी। यून यून भ्रमित महसूस करती है। इमोशन वैल्यू +100। अजीब है, उसकी साधना का स्तर क्या है? मैं इसे बिल्कुल भी क्यों नहीं समझ पा रही हूं। यून यून ने अपना माथा मलते हुए हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। उसने अनुमान लगाया कि शायद उसकी पहचानने की क्षमता सील के कारण प्रभावित हो गई थी। क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो? यून यून ने पूछा, क्योंकि उसने सुना था कि एक उपचारात्मक गोली लेने के बाद उसकी चोटें ठीक हो गई थीं। हाँ? गु फेई ने सिर हिलाकर सीधे स्वीकार कर लिया। यह सुनकर यून यून की रुचि जाग उठी। इतनी कम उम्र में ही एक अल्केमिस्ट, उसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। छोटे लड़के, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए भविष्य में मैं तुम्हारी मुलाकात एक महान अल्केमिस्ट गुरु से करवा सकती हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत मददगार होंगे। यून यून ने पिलकिंग गुहे के बारे में सोचा, जिनसे उसके अच्छे संबंध थे। आज गु फेई से इतना बड़ा उपकार पाने के बाद उसने सोचा कि गुहे से उसका परिचय करवाना इस उपकार का प्रतिदान होगा। आखिरकार पिलकिंग गुहे एक छठे स्तर के अल्केमिस्ट थे, जो पूरे जियामा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ अल्केमिस्टों में से एक थे। जरूरत नहीं, गु फेई मुस्कुराया और सिर हिला दिया। यून यून की जानकारी के अनुसार वह जिस सबसे उच्च स्तर के अल्केमिस्ट को जानती थी, वह छठे स्तर के अल्केमिस्ट गुहे थे। लेकिन गु फेई स्वयं पहले ही 7वें स्तर का अल्केमिस्ट था, इसलिए उसे गुहे के मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि गुहे को गु फेई की अल्केमी क्षमता के बारे में पता चलता तो संभवतः वह स्वयं गु फेई से मार्गदर्शन मांगते। गु फेई को मना करते देखकर यून यून ने जोर नहीं दिया और विषय बदलते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। गु फेई। यह नाम सुनते ही यून यून स्तब्ध रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़े इस युवक का उपनाम भी गुहे जैसा होगा। गु, क्या तुम्हारा पिलकिंग गुहे से कोई संबंध है? यून यून ने जिज्ञासा से पूछा। जरा भी नहीं, गु फेई ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, शायद मैं ज्यादा सोच रही थी, यून यून ने संकोच भरी हंसी के साथ कहा। मैंने पहले तुम्हारी बात सुनी थी। तुम लायन किंग से पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल लेने आई थीं, ताकि उसका उपयोग अल्केमी में कर सको, सही है?
गुफेई ने पूछा। हाँ, लेकिन लायन किंग इसे देने को तैयार नहीं था, इसलिए मुझे बलपूर्वक लेना पड़ा। हालांकि मैं लापरवाह हो गई और उसकी लाइफ सीलिंग तकनीक से घायल हो गई। युन युन ने सिर हिलाया, जबकि उसके शरीर में अब भी हल्का दर्द था। पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल का जिक्र सुनकर मूल कहानी से परिचित गुफेई ने तुरंत कहा, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग आमतौर पर डॉ मास्टर स्तर को बढ़ाने वाली पर्पल क्रिस्टल पिल्स बनाने के लिए किया जाता है। क्या तुम पर्पल क्रिस्टल पिल्स बनाने की योजना बना रही हो? बिल्कुल। युन युन यह देखकर चौंक गई कि गुफेई इतना कुछ जानता था। युन युन चकित महसूस करती है। इमोशन वैल्यू प्लस 100। वह वास्तव में अपनी शिष्या नालान यानरान के लिए पर्पल क्रिस्टल पिल्स बनवाने की योजना बना रही थी। तुम जैसी कम उम्र में कोई व्यक्ति मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराइयों में क्यों आया? युन युन अब अपनी जिज्ञासा दबा नहीं सकी और पूछ बैठी। गुफेई ने कुछ नहीं छिपाया और सीधे इस यात्रा का उद्देश्य बता दिया। असल में मैं एमेथिस्ट विंड लायन किंग को अपना सवारी पशु बनाने आया हूँ। पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल लायन किंग की वंशरेखा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह इसे देने को तैयार नहीं है तो तुम्हें बलपूर्वक नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी शक्ति से तुम लायन किंग को हरा नहीं सकती। गुफेई के अगले शब्दों ने युन युन को स्तब्ध कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। यह युवक कह रहा है कि वह एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग को अपना सवारी पशु बनाना चाहता है। क्या मैंने सही सुना? युन युन भीतर तक हिल गई। वह एक छठे रैंक का मैजिकल बीस्ट था, एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग। युन युन चकित महसूस करती है। इमोशन वैल्यू प्लस 100। युन युन ने अपने आश्चर्य को अच्छी तरह छिपा लिया, लेकिन सिस्टम के संकेत के कारण गुफेई ने इसे आसानी से महसूस कर लिया। वह हल्के से मुस्कुराया। है, यह तो बस एक छठे रैंक का मैजिकल बीस्ट है, इसमें हैरान होने जैसी क्या बात है? गुफेई युन युन की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं हुआ और शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस समय गुफेई आदतन अपनी आभा को छिपाए रखता था। इसके अलावा मुसीबत और एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग के पीछा करने से बचने के लिए उसने अपना साधना स्तर भी प्रकट नहीं किया था, जिसके कारण युन युन को लगा कि वह केवल डींगे हाँक रहा है। यह युवक इतनी घमंडी बातें क्यों करता है? हालांकि गुफेई आगे कुछ समझाने में आलसी था और गुफा से बाहर चल पड़ा। गुफेई को बाहर जाते देखकर युन युन भी, जिसकी चोटें उपचारात्मक गोली के कारण कुछ हद तक ठीक हो चुकी थीं, उसके पीछे बाहर आ गई। इस समय गुफा के बाहर अफरा-तफरी मची हुई थी। हर तरफ मैजिकल बीस्ट्स की गर्जनाएं गूंज रही थीं। पहले युन युन को ढूंढने में असफल रहने और अपना आधा सींग खोने के दर्द से तड़पते हुए एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग ने एक भयावह गर्जना की थी, जिसकी गूंज पूरे पर्वत क्षेत्र में फैल गई थी। कई निम्न रैंक के मैजिकल बीस्ट डर से कांप उठे थे। वे अपने घोंसलों में लौटना चाहते थे, लेकिन लायन किंग ने उन्हें युन युन का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। मूल कहानी में जब शियाओ यान ने युन युन को बचाया था, तब उसकी अपर्याप्त शक्ति के कारण वह उसकी आभा को पूरी तरह छिपा नहीं सका था। उसे गुफा के बाहर गंध छिपाने वाला पाउडर छिड़कना पड़ा था, और चूंकि निम्न रैंक के मैजिकल बीस्ट्स ने पूरी तरह जांच नहीं की थी, वे बच निकलने में सफल रहे थे। लेकिन गुफेई को इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह युन युन के शरीर से निकलने वाली किसी भी आभा को पूरी तरह रोक सकता था। हालांकि अब जब वे बाहर आ चुके थे, उसने युन युन की आभा छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद युन युन की आभा ने मैजिकल बीस्ट्स के एक बड़े समूह को आकर्षित कर लिया। युन युन को यह एहसास हुआ और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ओह नहीं,
ये सभी जानवर लायन किंग के अधीन हैं। इन्हें मेरी गंध मिल गई है। शायद मैंने तुम्हें भी इस मुसीबत में घसीट लिया है। मुझे सच में बहुत अफसोस है। युन युन अपराध बोध महसूस करती है। इमोशन वैल्यू प्लस 100। उसकी नजर में गु फेई अभी भी बहुत कमजोर था। यद्यपि वह स्वयं एक डॉ एम्परर थी, लेकिन अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी और शायद गु फेई की रक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट रूप से युन युन अब भी सोचती थी कि गु फेई पहले सिर्फ डींगे मार रहा था, लेकिन अगले ही क्षण युन युन ने देखा कि गु फेई बस हवा में तैरकर ऊपर उठ गया। उसके पीछे कुछ भी नहीं था। युन युन के विपरीत, जिसे उड़ने के लिए डॉची के पंखों की आवश्यकता होती थी, गु फेई बिना किसी सहारे के सीधे आकाश में खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति थी। युन युन स्तब्ध रह गई। युन युन चकित महसूस करती है। इमोशन वैल्यू प्लस 100। क्या यह एक डॉ एंसेस्टर है? उसके मन में उभरा यह विचार अविश्वसनीय था और पहली बार युन युन के सामान्यतः शांत चेहरे पर आश्चर्य का दुर्लभ भाव दिखाई दिया। सिर्फ 16 या 17 वर्ष का दिखने वाला एक युवक, और फिर भी उसके पास ऐसी शक्ति। यद्यपि युन युन को जियामा साम्राज्य में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, जिसकी ओर बहुत से लोग प्रशंसा से देखते थे, लेकिन गु फेई की अद्भुत प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। सिंह राजा, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? गु फेई आकाश में तैर रहा था। उसकी पलकें झुकी हुई थीं और उसकी आवाज हवा के साथ बहते हुए डॉची से मिश्रित होकर दूर दूर तक फैल गई। उसकी आवाज में मौजूद भयानक दबाव इस जादुई पशुओं से भरे खतरनाक क्षेत्र में गूंज उठा। निचले स्तर के वे पशु, जो नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए पास आ रहे थे, गु फेई की प्रचंड आभा को महसूस करते ही तुरंत पीछे हट गए और भय से कांपने लगे। यद्यपि वह सीधे उन्हें लक्ष्य नहीं बना रहा था, फिर भी वे और पास आने का साहस नहीं कर सके। आसपास के सभी जादुई पशु, जो पहले अत्यंत उग्र थे, अब उनकी आंखों में आतंक भरा हुआ था। रैंक 2 जादुई पशु ब्लैक ईगल भय महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य प्लस 0.01। रैंक 3 जादुई पशु आइस वुल्फ भय महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य प्लस 0.05। रैंक 4 जादुई पशु ब्लैक बियर भय महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य प्लस 0.1। यह आभा। कुछ दूर पर अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग ने गु फेई की बात सुनी। यद्यपि वह उस प्रचंड आभा से गु फेई की अपार शक्ति का अंदाजा लगा सकता था, फिर भी यह उसका क्षेत्र था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही पीछे हटना असंभव था। जल्द ही अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग का विशाल शरीर आकाश में प्रकट हुआ। उसने गु फेई के नीचे खड़ी युन युन की ओर देखा और उसकी आंखों में हत्या की चमक कौंध गई। फिर उसने अपना ध्यान गु फेई पर केंद्रित किया और मानव भाषा में कहा, मानव विशेषज्ञ, क्या तुम भी मेरा अमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल लेने आए हो? यह कहते समय सिंह राजा कुछ असहज महसूस कर रहा था। यदि गु फेई युन युन की ओर से आया था, तो आज एक खूनी युद्ध अवश्यंभावी था। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग असहज महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य प्लस 50। नहीं, अमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल मेरे किसी काम का नहीं है। सिंह राजा की भावनात्मक स्थिति में बदलाव देखकर गु फेई हल्के से मुस्कुराया और सिर हिला दिया। यह सुनकर सिंह राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन गु फेई के अगले शब्दों ने उसे लगभग घुटन में डाल दिया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम में मेरा सवारी पशु बनने की क्षमता है। गु फेई का चेहरा शांत बना रहा जब उसने ऐसा कुछ कहा जिससे सिंह राजा के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग सदमा और क्रोध महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य प्लस 60। क्या तुम चाहते हो कि मैं, यह राजा, तुम्हारा सवारी पशु बनूं? कितना घमंडी हो तुम!
इस समय सिंह राजा क्रोध से उबल रहा था। एक जादुई पशु के रूप में, विशेषकर उच्च स्तर के पशु के रूप में, उसके लिए मनुष्यों द्वारा वश में किया जाना लगभग असंभव था। वे जन्म से ही गर्वीले होते थे और कभी भी मनुष्यों के सामने सिर नहीं झुकाते थे। चाहे किसी मानव की शक्ति उनसे अधिक ही क्यों न हो, वे समर्पण करने की बजाय मरना पसंद करते। इसी कारण बाजार में किसी जीवित वयस्क जादुई पशु का मिलना अत्यंत दुर्लभ था। सामान्यतः जादुई पशुओं को मार दिया जाता था, उनके शरीर के टुकड़े किए जाते थे और उनके उपयोगी अंग बेच दिए जाते थे। जो लोग पूरा जादुई पशु खरीदना चाहते थे, उन्हें प्रायः केवल अंडे या भोले भाले छोटे शावक ही मिलते थे। उदाहरण के लिए, बड़े परिवारों के संरक्षक जादुई पशुओं को बचपन से ही पाला जाता था, जिससे उनकी निष्ठा परिवार के प्रति सुनिश्चित हो सके। इतना आश्चर्यचकित मत हो। एक बार जब तुम मेरा सवारी पशु बन जाओगे, तब समझोगे कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बुद्धिमान निर्णय है। सिंह राजा के उग्र क्रोध की अनदेखी करते हुए गु फेई हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आभा को पूरी तरह मुक्त कर दिया। जैसे ही यह शक्तिशाली दबाव छोड़ा गया, न केवल आसपास के निम्न स्तर के जादुई पशु भय से घुटनों के बल गिर पड़े और जमीन पर कांपने लगे, बल्कि सिंह राजा ने भी एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। दूसरी ओर गु फेई की सुरक्षा के कारण युन युन को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, लेकिन वह फिर भी उसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थी। युन युन सदमा महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य +100। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग सदमा और भय महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य +60। टियर 3 जादुई पशु ग्राउंड शैटरिंग बेयर भय महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य +0.01। हालांकि युन युन ने दबाव महसूस नहीं किया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह शक्तिशाली के सामने कमजोर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग भी एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। युन युन की दृष्टि अनायास ही गु फेई की आकृति पर टिक गई। वह आखिर है कौन? गु फेई के चारों ओर की आभा लगातार फैलती रही और असीमित मात्रा में डॉची बाहर उमड़ती रही। उसी समय मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में इस स्थान से कुछ दूरी पर लिंग यिंग ने भी इस भयावह आभा को महसूस किया। वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह दिखाई देने लगा। यह आभा क्या हुआ? शुनेर ने उलझन में पूछा। लिंग यिंग बचपन से उसका संरक्षक था और उसे इतना स्तब्ध देखना अत्यंत दुर्लभ था। आखिरकार उसकी छाया होने के नाते लिंग यिंग को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा शांत रहना पड़ता था। लेकिन अब लिंग यिंग को असामान्य रूप से विचलित देखकर शुनेर के मन में भी हल्की बेचैनी पैदा होने लगी। हालांकि उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लिंग यिंग इस आभा के प्रति बहुत संवेदनशील था। यद्यपि शुनेर भी इस शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी, उसकी शक्ति लिंग यिंग के बराबर नहीं थी, इसलिए वह इसे उतनी स्पष्टता से नहीं समझ सकती थी। वह केवल इतना महसूस कर पा रही थी कि यह एक बहुत शक्तिशाली आभा थी। मिस, मुझे इसे फिर से महसूस करने दीजिए। लिंग यिंग ने अविश्वास के साथ दोबारा इसे परखने की कोशिश की। उसे पता चला कि यह अब भी उसके पहले के संदेह से मेल खाती थी। कुछ क्षण रुकने के बाद उसने शुनेर की ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। यह यंग मास्टर गु फेई की आभा है। लिंग यिंग की आवाज क्षण भर रुकी, फिर उसने निश्चितता के साथ कहा, इस परिचित और शक्तिशाली आभा को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। यह केवल यंग मास्टर गु फेई की ही हो सकती थी। गु फेई? यह सुनकर शुनेर चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि गु फेई इस स्थान पर क्यों आया होगा। महाद्वीप के इस निर्धन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसके प्रशिक्षण के योग्य कुछ भी नहीं था।
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तुलना गुरियन से नहीं की जा सकती थी। जब गु फेई प्रशिक्षण के लिए गुरियन से निकला था तो वह अधिक समृद्ध भूमि छोड़कर ऐसे बंजर स्थान पर नहीं आता। गुरियल में किसने चिंगशान टाउन का नाम सुना था? किसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज का नाम सुना था? क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है कि उनके रास्ते टकरा गए, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि गु फेई यहाँ भाई श्याओ यान के लिए आया हो? एक चौंकाने वाला विचार शुनैर के मन में कौंधा, जिससे वह श्याओ यान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठी। हाल ही में उसे ढूंढ न पाने के कारण वह पहले से ही बहुत व्याकुल थी। आखिरकार शुनैर गु फेई की शक्ति को सबसे अच्छी तरह जानती थी। वह गु कबीले का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यदि गु फेई ने सचमुच श्याओ यान के विरुद्ध कदम उठाया तो श्याओ यान के साथ मौजूद वह रहस्यमय विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं पाएगा। शुनैर ने घबराकर अपना निचला होंठ काटा और लिंग यिंग की ओर देखा। वह इस दुविधा में थी कि स्थिति देखने जाए या नहीं। क्या होगा यदि वह आभा वास्तव में गु फेई, भाई श्याओ यान और उस रहस्यमय विशेषज्ञ के बीच चल रही लड़ाई की हो? तब वह क्या करेगी? समय निकलता जा रहा है। हर पल की देरी भाई श्याओ यान को और बड़े खतरे में डाल सकती है। शुनैर ने अब और संकोच नहीं किया। चलो गु फेई को ढूंढते हैं। यह देखकर लिंग यिंग तुरंत उसकी सुरक्षा करते हुए डोंची के उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय शुनैर गु फेई को ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन अपने पूर्व पति से मिलने की उसकी जल्दबाजी किसी तड़प के कारण नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि उसका पूर्व पति उसके पुराने प्रेमी को नुकसान पहुंचा सकता है। जादुई दानव पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में जब गु फेई ने अपनी आभा पूरी तरह मुक्त कर दी तो पहले जो निम्नस्तरीय जादुई दानव अराजक और घमंडी थे वे तुरंत शांत हो गए। यहाँ तक कि अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग भी एक पल के लिए ठिठक गया। गु फेई ने हल्के से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल मानो टहलने जितनी सहज थी, लेकिन एक अचानक ध्वनि विस्फोट के बाद वह पल भर में अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग के सामने प्रकट हो गया। उसकी गति इतनी भयावह थी कि लायन किंग भी समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। लायन किंग के सामने खड़े गु फेई का आकार चींटी जैसा छोटा लग रहा था, लेकिन लायन किंग ने एक अत्यंत खतरनाक आभा महसूस की, मृत्यु का वह एहसास जिसे उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। इस पर्वत श्रृंखला पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद उसने इतने भयानक खतरे का सामना बहुत समय से नहीं किया था। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग भय महसूस करता है। इमोशन वैल्यू +50। तेज धड़कते हृदय ने लायन किंग की खोपड़ी तक में झंझनाहट भर दी। वह दहाड़ा और सहज प्रवृत्ति से अपना विशाल पंजा बढ़ाकर गु फेई पर वार कर दिया। लायन किंग ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि यदि उसने गु फेई को जरा भी कम आंका तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। जब युन युन ने लायन किंग को अचानक हमला करते देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। यद्यपि वह गु फेई की शक्ति महसूस कर सकती थी, लेकिन लायन किंग के विशाल शरीर की तुलना में उसका शरीर बहुत नाजुक प्रतीत होता था। युन युन तनाव और चिंता महसूस करती है। इमोशन वैल्यू +100। अगर वह पंजा उस पर लग गया तो क्या वह ठीक रहेगा? हालांकि अगले ही क्षण लायन किंग का वह भारी पंजा, जो किसी पर्वत जितना शक्तिशाली था, अचानक हवा में ही रुक गया, मानो उस पर ब्रेक लग गया हो। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। उसी समय तीव्र धात्विक टकराव की आवाज आकाश में गूंज उठी। टकराव के केंद्र से निकले भयंकर शोर और विशाल ऊर्जा विस्फोट ने आसपास के निम्नस्तरीय जादुई दानवों को खून उगलने पर मजबूर कर दिया। युन युन ने बिना पलक झपकाए ध्यान से देखा। उसने आंखें सिकोड़कर पाया कि गु फेई ने केवल एक हाथ आगे बढ़ाया था। वह छोटा सा हाथ
जो विशाल पंजे की तुलना में किसी हाथी के सामने चींटी जैसा था, फिर भी उसने उस गिरते हुए विशाल पंजे को रोक लिया था। युन युन स्तब्ध महसूस करती है। इमोशन वैल्यू प्लस 100। यह कैसे संभव है? युन युन ने विस्मय से कहा। उसकी सील लगभग पूरी तरह हट चुकी थी, जिससे वह बाहरी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। उसे सबसे अधिक झटका इस बात का लगा कि गु फेई ने कोई भी डॉची ऊर्जा इस्तेमाल नहीं की थी। उसने केवल एक हाथ बढ़ाकर छठे रैंक के जादुई दानव के पूर्ण शक्ति वाले हमले को अपनी शारीरिक ताकत से रोक दिया था। और यह कोई साधारण छठे रैंक का जादुई दानव भी नहीं था। जैसे ही उसका हमला गु फेई द्वारा सहजता से रोक दिया गया, अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग को अपने पंजे में तीव्र पीड़ा महसूस हुई। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग भय महसूस करता है। इमोशन वैल्यू प्लस 50। उसने तुरंत अपना पंजा पीछे खींच लिया और भय की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई। युन युन से अधिक शक्तिशाली होने के साथ साथ वह एक बुद्धिमान जादुई दानव भी था और उसके पास पर्याप्त ज्ञान था। वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि गु फेई ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति से इस हमले को रोका था। इतना ही नहीं, गु फेई का भाव अब भी शांत था, यहाँ तक कि उसमें सहजता की झलक भी दिखाई दे रही थी। जादुई दानव हमेशा अपने शक्तिशाली शरीरों के लिए प्रसिद्ध रहे थे, जबकि मनुष्यों की शारीरिक बनावट अक्सर उनकी कमजोरी मानी जाती थी। लेकिन अब भूमिकाएं पूरी तरह उलट चुकी थीं। गु फेई बिना किसी डॉची का उपयोग किए लायन किंग के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार को आसानी से रोक सकता था। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गु फेई का शरीर कितना भयावह रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। गु फेई ने अपना हाथ झटका और महसूस किया कि यह चुनौती तो उसके प्रयास के योग्य भी नहीं थी। उसे याद आया कि सिस्टम पैनल पर उसकी शारीरिक क्षमता स्तर 78 पर थी, जो शाही रक्तरेखा वाले 7वें रैंक के अंतिम चरण के जादुई दानव की शारीरिक शक्ति के बराबर थी। जादुई दानवों की साधना के बाद के चरणों में प्रत्येक रैंक एक गुणात्मक छलांग होती थी। छठे और 7वें रैंक के बीच का अंतर ही बहुत बड़ा था, ऊपर से शाही रक्तरेखा की अतिरिक्त शक्ति। यदि गु फेई गंभीर हो जाता तो वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग को आसानी से हरा सकता था। अपनी पसंद के अनुरूप कोई जादुई दानव ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए धैर्य खोने से पहले गु फेई ने उसे एक बार और समझाने का निर्णय लिया। मेरा विश्वास करो, मेरा सवारी प्राणी बनना तुम्हारे जीवन का सबसे बुद्धिमान निर्णय होगा। भविष्य में 7वें रैंक या यहाँ तक कि 8वें रैंक तक पहुँचना भी संभव होगा, जो इस पर्वत श्रृंखला में कैद रहने से कहीं बेहतर है। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग हिचकिचाहट महसूस करता है। इमोशन वैल्यू प्लस 50। अपनी शक्ति से लायन किंग को भयभीत करने के बाद गु फेई समझ गया कि धमकी और पुरस्कार का संतुलन आवश्यक है, इसलिए उसने कुछ शर्तें भी प्रस्तुत कीं। गु फेई हल्के से मुस्कुराया। उसने देखा कि लायन किंग अब भी झिझक रहा था, इसलिए वह फिर बोला, मैं तुम्हें एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन